अच्छा बेटा, पहले तो ये बताएं, आवाज आ रही है आप लोगों को सही से? जल्दी से आवाज आ रही है? ओ, एक सेकंड। अच्छा, आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे बेटा मई जून 2023 पेपर वन वेरिएंट वन। सही है। वेरिएंट टू हम लोग सब कर चुके हैं, आज हम लोग वेरिएंट वन अटेम्प्ट करेंगे। चलो देखते हैं जरा अभी क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्कार्सिटी इन एन इकोनॉमी? कहता है कि स्कार्सिटी कैसे हो सकती है आपकी इकोनॉमी के अंदर। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू बार बार रिपीट होता रहता है। आपके पास अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। व्हाट डज अ पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी रिप्रेजेंट? बेटा, आपके पीपीसी के ऊपर एक पॉइंट होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप मैक्सिमम आउटपुट कितना बना सकते हैं विद करंट रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहले कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज फॉलिंग। बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल होने से आपका पोटेंशियल फॉल होता है। वो कह रहा है कि आप अपना पोटेंशियल के ऊपर बैठे हुए। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। बेटा, ये एक्चुअल की बात कर रहा है, हमें पोटेंशियल पॉइंट की बात करनी है। मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल विद करंट टेक्नोलॉजी। यस, करंट रिसोर्सेज के साथ आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा, पीपीसी में गुड्स की डिमांड नहीं आती, सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है। सप्लाई भी इटसेल्फ नहीं आती, बट हम लोग ये देखते हैं कि ओवरऑल करंट रिसोर्सेज से आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। What is most likely to increase enterprise as a factor of production in an economy? कहता है कि आपके मुल्क में enterprise कैसे increase हो सकता है। और डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। बेटा, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंडिंग गिरा देता है तो उसकी वजह से आपके पास इंटरप्राइज कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी। अ डिक्रीज इन रेगुलेशन ऑन फर्म्स। बेटा यस, क्योंकि आप जब अपने बिजनेसेस को इजी कर देंगे कि लोग इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, और लोगों के ऊपर से आप रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे, तो उसकी वजह से बेटा आपके पास इंटरप्राइज मार्केट में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बी इज अ पॉसिबल आंसर। एन इंक्रीज इन ई वाला इमिग्रेशन। ई वाले इमिग्रेशन का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर्स। हमें तो अपने मुल्क में रहना वर्कर को, हमें तो इंटरप्राइज बढ़ाना है। एन इंक्रीज इन टैक्सेशन ऑन फर्म्स। बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं, इससे हमारी फर्म के लिए नुकसान होता है और इंटरप्राइजेस नहीं बढ़ेंगे इससे। तो आंसर इज बी। Which economic activity would be classified as macro economics? बेटा, क्या चीज हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है? Household spend less on holiday abroad, income taxes increased by government, wage rise for construction workers, world coffee price rises due to poor weather। बेटा, याद करो इनकम टैक्स को हम लोगों ने किस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था? फिस्कल पॉलिसी। आंसर विल बी बी। अच्छा भाई, कहता है कि आपके पास डायग्राम ये शो कर रही है कि आपके पास प्राइसेस कम हुई, जिससे आपके पास डिमांड में क्या हो रहा है। आप लोगों को एक्सटेंशन और इंक्रीज का फर्क बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आपके पास बेटा एक्सटेंशन होती है जब भी प्राइस से चेंज आता है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? ये रहा सिक्स का आंसर। सही, ओ सॉरी, सॉरी गलत कर दिया मैंने। ये परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आंसर। What is the most likely cause of a product having a price elasticity of supply demand greater than one? बेटा, जब पीईडी यहाँ पे ग्रेटर देन वन होती है तो ये किस पीईडी की बात कर रहा है? इलास्टिक की बात कर रहा है। तो अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट हैज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। बेटा, जब आपके पास सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं तो आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है, लॉजिकल आंसर है। आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट इज हैबिट फॉर्मिंग। बेटा, इससे वो इनइलास्टिक हो जाता है। प्रोडक्ट इज नेसेसिटी, इनइलास्टिक हो जाता है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। बेटा, इससे भी इनइलास्टिक होता है। आंसर इज ए।
For some illness, wearing a face mask has a benefit as it could prevent people from getting infected. Not all people are willing to wear face mask. कहता है एक बीमारी फैली हुई है जिसको हम लोग फेस मास्क पहन के प्रिवेंट कर सकते हैं। कहता है हर कोई फेस मास्क नहीं पहनता। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट above, why would there be an inefficient allocation of face mask in the market? कहता है जो ऊपर आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उसको देखते हुए क्यों आपके पास इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फेस मास्क हो सकती है। तो कहता है कंज्यूमर्स इन फ्री मार्केट ओनली कंसीडर प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट। बेटा इसकी वजह से हमारे पास एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होती है, हमारे पास मार्केट फेलियर क्रिएट हो सकती है। देखो ना उसने इनएफिशिएंट एलोकेशन के बारे में पूछा, यानी कि वो लिंक किसके साथ कर रहा है, मार्केट फेलियर के साथ। तो क्योंकि एक कंज्यूमर हमेशा अपने प्राइवेट बेनिफिट और कॉस्ट को देखता है तो उसकी वजह से पॉसिबल चांसेस हैं कि भाई ये हमारे पास हो सकता है। फेस मास्क आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। अगर फेस मास्क जो हमारे पास होते हैं वो नॉन राइवलरस होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक प्राइवेट गुड है, तो फेस मास्क हमेशा राइवलरस और एक्सक्लूडेबल होगा, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड होगा। देयर इज अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर बाय द प्रोड्यूसर ऑफ फेस मास्क। बेटा यहाँ पर खुद देखें वो कह रहा है कि कंज्यूमर अपनी मर्जी से खरीदता है, अपनी मर्जी से बेचता है फेस मास्क को। तो मोनोपोली पावर यहाँ पे कैसे आ सकती है, यहाँ पर मोनोपोली पावर है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी पावर तो कंज्यूमर की है। देयर इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन द फ्री मार्केट। बेटा अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो कभी भी एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट नहीं होती। फ्री मार्केट में हमेशा इम्परफेक्ट नॉलेज चल रही होती है, इसीलिए आंसर क्या बनेगा इसका, ए। What would bring about a movement upward along supply curve for rice? पीछे की तरफ मूवमेंट आना, अपवर्ड सॉरी अपवर्ड आगे की तरफ मूवमेंट जाना है। सप्लाई की बात करूं मैं, सप्लाई की हम लोग बात कर रहे हैं, सप्लाई आपका अपवर्ड स्लोपिंग आया। कहता है कि आपके पास सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट आ रही है। अपवर्ड मूवमेंट आने का मतलब कि वो कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट आ रही है, ठीक है, इसे अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा जरा भाई क्या कह रहा है। कहता है डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म वर्क। बेटा इससे तो आपकी सप्लाई पीछे आ जाती है, एस से एस वन। हालांकि हमें तो एक अपवर्ड मूवमेंट शो करनी है, इसमें शिफ्ट आता तो ये तो आंसर नहीं होगा। डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ राइस प्रोडक्शन। बेटा प्रॉफिटेबिलिटी का यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं गिवन, जब तक मैं कॉस्ट को नहीं निकालता मैं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल सकता। एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। देख लेते हैं भाई, अगर इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व था, ठीक है। आप इधर ई पे थे, आपके पास अगर डिमांड बढ़ जाती है फ्रॉम डी टू डी वन, अगर आपकी डिमांड ऐसे बढ़ जाती है फ्रॉम डी टू डी वन तो आप आ जाएंगे ई से ई वन और आपके पास सप्लाई में ऐसा अपवर्ड मूवमेंट आए, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीज इन फार्म वर्कर्स वेज। बेटा जब फार्म वर्कर की वेज बढ़ेगी तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी सप्लाई कम होनी चाहिए। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 10 पे आएंगे। Government decides to reduce air pollution in city center by giving financial assistance to bus companies, reducing their cost of production and prices for passengers। कहता है गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन कम करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टार्ट की बस कंपनीज को, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और कस्टमर्स के लिए प्राइस भी कम हो गई। तो बेटा एक बहुत बड़ी इंडिकेशन यहाँ पे आपको दे रहा है, इस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है तो ये किसकी बात कर रहा है, सब्सिडी की बात कर रहा है। What would be least likely to act as a store of value during a period of inflation? कहता है कि क्या कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू कौन सबसे कम यहाँ पे काम कर सकता है। बेटा कैश, कैश कैश जो होता है सबसे लीस्ट होता है भाई। आपको पता है कि अगर मेरे पास एक आइडल कैश पड़ा हुआ है और अगर महंगाई आती जा रही है तो उस कैश की वैल्यू लूज होती रहती है, तो अगले साल वो कम टॉफियाँ परचेज कर सकता है, वो अगले साल कम टॉफियाँ परचेज कर सकता है, इस साल ज़्यादा टॉफियाँ परचेज कर सकता है, अगले साल वो कम टॉफियाँ परचेज कर पाएगा, ठीक है। अच्छा भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है गोल्ड। बेटा अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना सेफ इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, शेयर ले लो, क्योंकि ये अपनी वैल्यू लूज नहीं करते, मेरे कैश जो है वो फौरन से अपनी वैल्यू को लूज कर लेता है। आगे है
A country's central bank raised the rate of interest from 1% to 4% per year. How would this change have affected the amount saved and the cost of borrowing individual? कहता है बेटा इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ गया, 1% से 4% चला गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो इससे सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बेटा आप खुद देखिए, जब आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी सेविंग पे क्या इफेक्ट आना चाहिए भाई? सेविंग आपकी बढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के ऊपर भी क्या इफेक्ट आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? डी। Which factor which factor would not increase the bargaining strength of a trade union to raise wages? कहता है कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन के पास इतनी पावर नहीं आएगी कि वो वेजेस को इंक्रीज करवा सके, बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रांग ना रहे। तो पहले लिखा हुआ है अ रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी। बेटा रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी होगी तो दे कैन इजीली आस्क टू इंक्रीज देयर वेज रेट। तो यस, ये हो सकता है। हाई यूनियन मेंबरशिप इन द इंडस्ट्री। बेटा इसके अंदर ट्रेड यूनियन के पास पावर आ जाती है और वो पैसे बढ़वाने की बात कर सकता है। लेजिस्लेशन लिमिटिंग स्ट्राइक एक्शन। गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ गया कि भाई आप लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपके पास पावर नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन की पावर वीक हो गई। वर्कर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। बेटा जब सप्लाई आपके पास कम होती है वर्कर्स की, आपको इक्विलिब्रियम याद होना चाहिए, तो उससे आपकी वेजेस बढ़ती हैं। तो यस, ये भी एक रीजन होता है जिससे आपकी वेजेस बढ़ सकती हैं। आंसर इज सी। Which conditions are most likely to attract small firms to enter a market? कहता है कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि स्मॉल फर्म्स को अट्रैक्ट करती है काफी ज्यादा मार्केट में एंटर करने के लिए? द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। बेटा मार्केट फॉर द प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? वो बेटा लोकल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वो हमेशा लोकल को ही टारगेट ज्यादा करता है, वो नेशनल पे नहीं जा सकता। नेशनल मनी कंट्री वाइड, तो वो लोकल पे मतलब इलाका वाइज रहता है, शहर वाइज रहता है, वो कंट्री वाइज नहीं जाता। अच्छा, और फिक्स कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए भाई? फिक्स कॉस्ट भी लो होनी चाहिए, तभी तो मेरा जो एक स्मॉल प्रोड्यूसर है वो मार्केट में आने के लिए अट्रैक्ट होगा, ताकि वो मार्केट में एंटर हो सके। The diagram shows the total cost curve. What is the average variable cost if a firm produces 10 units of output? कहता है अगर एक फर्म है जो 10 यूनिट बनाता है तो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? तो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ रहा हूँ, ठीक है? ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई, सही है, और ये आपकी आ गई है वेरिएबल कॉस्ट, सही है, ये आ गई आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। अब भाई बात सुनो, हमें उसने 10 यूनिट पे टोटल कॉस्ट दी हुई है, हमें उसने 10 यूनिट पे टोटल कॉस्ट दी हुई है, सही है। अब यहाँ पे आएंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बेटा 10 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 50। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10 है। और आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 - 10, दैट इज 14। तो ये आपकी आ गई है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गई आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज पे कन्वर्ट करना है, आपने आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज पे कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 40, और कितने यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई है भाई? 15 की 4। तो 15 का आंसर क्या आ गया आपके पास? ए। आगे बढ़े। The table shows the unit of factor of production that a firm needs to employ for two different levels of output. What is the firm experience? अच्छा, देखिएगा जरा, कहता है the table shows the unit of factor of production that a firm needs to employ for two different levels of output. What is the firm experiencing? लैंड है आपके पास 5, लेबर 2, कैपिटल 4, तो आउटपुट आ रहा है 100 का। फिर आपके पास लैंड 10 का हो गया, लेबर आपके पास 4 का हो गया, कैपिटल 8 का हो गया, तो आउटपुट जो है वो आपके पास हो गया 150 का। ठीक है, अब यहाँ पे सारा देख लेते हैं भाई, इकोनॉमी किस इकोनॉमी से क्वेश्चन लिंक करता है। तो पहले तो जरा इसको देखो, डिवाइड करते हैं। बेटा आप कितना इनपुट फैक्टर इनपुट यूज कर रहे हैं? आप फैक्टर इनपुट यूज कर रहे हैं 11। पहले वाले में आप यूज कर रहे हैं 11, और दूसरे वाले में आप यूज कर रहे हैं 22। दूसरे वाले में आप यूज कर रहे हैं भाई 22। अच्छा भाई, यहाँ पे जरा इसको देख लेते हैं डिवाइड करके।
डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिएगा जरा भाई, बेटा आप एक चीज को जरा गौर से देखो। अगर आप एक चीज को गौर से देखें, अगर आपका आउटपुट, अगर आपका इनपुट, सॉरी, अगर आपका इनपुट डबल होता, अगर आपका इनपुट डबल होता है, पहले आपका इनपुट चल रहा था 11, अब आपका इनपुट चल रहा है 22। अगर आपका इनपुट डबल होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका आउटपुट भी डबल होना चाहिए, यानी कि ये 100 से कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए ना। हालांकि ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 150। तो बेटा इससे हमें सिंपली इस चीज की इंडिकेशन मिलती है कि हमारे पास इनपुट जो है, रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा से बढ़ रहे, बट उसके हिसाब से आउटपुट नहीं बढ़ पा रहे। तो जो हमारे इनपुट ज्यादा होता है और आपका आउटपुट कम होता है, वो रिजल्ट करता है डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल में। तो आपका आंसर बनेगा इसके अंदर बी। ठीक है, आगे बढ़ते जरा 17 पे। 17 पे आइएगा। What is an example of a government macroeconomic aim? बेटा मैक्रो इकोनॉमिक एम की बात चल रही है। मिनिमम ऑफ 10 years of schooling, a sales tax of 10% on consumer good, a target rate of inflation of 2%, increase pay for nurses। बेटा आप लोगों को बड़ा एक बताए हुए थे चार मैक्रो इकोनॉमिक एम्स क्या थे, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना। तो मेजर एम तो आपका यहाँ पर चारों में से यही है। गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर के बारे में क्या लिखा हुआ है भाई? लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर कैन अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर कैन अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री, विच पेयर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर वुड बी लाइकली टू इंक्रीज इनकम। कहता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। तो कहता है कि भाई कौन सी ऐसी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का पेयर है जो आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, डेप्रिसिएट फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इंक्रीज एजुकेशन स्पेंडिंग। बेटा ये दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी में हमेशा मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट की कहानी चल रही है। बी कहता है इंक्रीज मनी सप्लाई एंड रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। यस बेटा, ये आपका पॉसिबल आंसर है, क्योंकि जब आपका मनी सप्लाई बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है, ओवरऑल मुल्क में आपको बेनिफिट होगा। प्रोवाइड सब्सिडीज एंड ग्रांट्स एंड लोअर सेल्स टैक्स। बेटा ये फिस्कल पॉलिसी है। रिड्यूस इनकम टैक्स। बेटा ये फिस्कल पॉलिसी। व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू इनकरेज सेविंग? व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू इनकरेज सेविंग? बेटा सेविंग आपके पास सबसे ज्यादा कब होती है? जाहिर सी बात है, जब आपको सेव करने पे इंसेंटिव मिले, यानी कि जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप सेविंग ज्यादा करेंगे, आप वहाँ पे सेविंग करते जाएंगे, आपको फायदा होगा। The government of country operating at full employment increases its spending on education and training। कहता है कि गवर्नमेंट है जो अपनी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे जो है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा कर रही है। हाउ डज दिस अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ अचीविंग लो इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? कहता है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे खर्चा कर रही है, तो बताएं जी शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या लो इन्फ्लेशन कैसे अचीव हो सकती है? तो बेटा लिखा हुआ है हाउ डज दिस अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ अचीविंग लो इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग। बेटा आप लोग अगर याद करें, लॉन्ग रन में जाके लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पड़ती है एजुकेशन और ट्रेनिंग से, जिसके आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो लॉन्ग रन के अंदर आपके पास, लॉन्ग रन के अंदर आप लोग है जो है वो लो इन्फ्लेशन वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी या डी में से कोई है। ठीक है, आंसर आपका बी या डी में से कोई है। अच्छा, फिर आपके पास जब वो इन्फ्लेशन की बात आती है, जब आपके पास इन्फ्लेशन की बात आती है तो उसके अंदर शॉर्ट रन की अगर बात की जाए, शॉर्ट रन के अंदर आपको इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगी। उसके पीछे रीजन ये होता है कि बेटा जब आप स्पेंडिंग वगैरह पे खर्चा करते हैं तो आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है और आपका एडी बढ़ता है। तो ये आपका शॉर्ट रन में लेस लाइकली होता है कि ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करे, वेराज इन द लॉन्ग रन आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकता है इन द लॉन्ग। सही है, आगे आए। A government has introduced a tax on a necessity. Producers have passed a large proportion of this tax on consumers in the form of higher prices. Which row is correct?
कहता है कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, नेसेसिटी पे, और प्रोड्यूसर जो है वो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स जो है वो किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, वो हाई प्राइसेस की फॉर्म में है, इंक्रीज कर रहे हैं। विच रो इज करेक्ट? तो बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा, देखो ये वो टैक्स लगा रहा है जो नेसेसिटी है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जिस टैक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते वो आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फिर वो कहता है कि लार्ज टैक्स का प्रोपोर्शन कौन पे करे, प्रोड्यूसर्स ने किस पे पास ऑन कर दिया है, कंज्यूमर्स पे। तो आप लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये गेम पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे कंज्यूमर की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो मेजोरिटी ऑफ टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन टू कंज्यूमर, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई। What is most likely to lead to an increase in structural unemployment in a country? बेटा structural unemployment आपके पास किस तरह इंक्रीज हो सकती है? A country is experiencing a period of negative economic growth। बेटा negative economic growth जब आपके पास आती है वो cyclical में चली जाती है, क्योंकि वो recession की बात हो रही होती है। The country is experiencing a period of positive economic growth। बेटा positive economic growth नहीं होता, क्योंकि positive economic growth में unemployment कहाँ होती है भाई? A country is moving from producing primary sector goods to secondary sector goods। कहता है कि कंट्री जो है मूव कर रही है प्राइमरी सेक्टर गुड्स से किस तरफ, सेकेंडरी सेक्टर गुड्स की तरफ। तो बेटा ये आप लोग को याद होगा कि ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे पास पार्ट है। जब हमारा पूरा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ ऑपरेशन वगैरह चेंज हो जाता है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स मोर फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स। बेटा ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं। Which citizens are most likely to benefit in a period of rapid inflation? बेटा कौन लोग ज्यादा जब इन्फ्लेशन हो रही होती है तो उसके अंदर वो बेनिफिट लेते हैं? इसके अंदर सबसे ज्यादा बेटा वही लैंडर बोरोवर वाला केस है, को 5 मरतबा ये एमसीक्यू आ चुका है। तो जिन लोगों ने बोरो किया हुआ होता है उन्हीं को फायदा मिलता है। विच स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट एचडीआई एंड रियल जीडीपी? तो कहता है भाई एचडीआई इंक्लूड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स पर रियल जीडीपी डज नॉट। बेटा एचडीआई में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होता। HDI includes life expectancy and years of schooling while real GDP does not। Yes, ये possible answer है। HDI includes the level of output while real GDP does not। तो बेटा GDP का मतलब क्या है? GDP का मतलब क्या, चने चने बेचना है क्या? तो GDP के अंदर ही तो आउटपुट आपका आ रहा होता है। HDI includes the level of unemployment in the population while real GDP does not। बेटा HDI में अनएम्प्लॉयमेंट का केस नहीं आता, तो आंसर विल बी बी। Other things being equal, what will cause a population both to increase and to age? कहता है कि सारी चीजें इक्वल हैं, बट एक बात ये बताएं कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज होगी और किस तरह यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा होगी। तो बेटा हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो सकती है और हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन कैसे ज्यादा हो सकती है? फॉल इन बर्थ रेट। बेटा फॉल इन बर्थ रेट का मतलब ये है कि आपके पास पॉपुलेशन फॉल होना स्टार्ट हो गई, हालांकि उसने हमसे पूछा हुआ है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। ये आंसर नहीं होगा। फॉल इन द डेथ रेट। फॉल इन डेथ रेट का मतलब है कि नए बच्चे पता नहीं पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके बारे में छोड़े, बट बूढ़े कम मर रहे हैं। जब बूढ़े कम मरेंगे तो एक तो पॉपुलेशन भी आपकी इंक्रीज होगी, दूसरा एजिंग पॉपुलेशन भी आपके मुल्क में बढ़ेगा। तो ये आपका पॉसिबल आंसर है। राइज इन बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कहता है बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, यानी कि बच्चे नए पैदा हो रहे हैं और बूढ़े मरते जा रहे हैं। तो बेटा ये तो फिटनेस हो गया ना, इसमें पॉपुलेशन में तो कोई इंक्रीज ही नहीं आएगा। पॉपुलेशन में तो कोई इंक्रीज ही नहीं आएगा और एजिंग एजिंग पॉपुलेशन भी कम होगी। अ राइज इन डेथ रेट एंड अ फॉल इन बर्थ रेट। कहता है डेथ रेट बढ़ता जा रहा है और आपका बर्थ रेट फॉल होता जा रहा है। तो बेटा जब डेथ रेट बढ़ता रहेगा और बर्थ रेट फॉल होता रहेगा तो इसमें भी वही बात है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी और आपकी एजिंग पॉपुलेशन जो है वो गिरती जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा? Which change would be unlikely to be found in a country as it develops? कहता है कि which change would be unlikely to be found in a country as it develops। कहता है कौन सी ऐसी चेंज है जो आप एक कंट्री में जो है वो फाउंड मिले नहीं मिलेगा आपको जैसे जैसे वो डेवलप होता जा रहा है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि एन इंक्रीज इन एवरेज इनकम एंड डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। एन इंक्रीज इन एवरेज इनकम एंड अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा आपको ये मिलता है जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी डेवलप होती रहती है, तो ये चीज़ आपको मिलती है। एन इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन शिपिंग सर्विस। यस बेटा ये भी आपको मिलेगा जब आपकी इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी। एन इंक्रीज इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड अ डिक्रीज इन फाइनेंशियल सर्विस। नो बेटा ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी जब डेवलप हो रही है तो वो प्राइमरी टू सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जा रही है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ये सारी चीज़ें आपके पास अभी भी प्राइमरी ही रिप्रेजेंट कर रही है।
एन इंक्रीज इन टूरिज्म एंड एन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आपको बेटा टूरिज्म वगैरह इंक्रीज होती है तो यस ये भी आपके पास रहेगा, तो आंसर इज सी। It is cheaper for developed economies to buy some cereals from developing economies than to produce them domestically, what might reduce international trade in cereals. कहता है कि लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी से सीरियल्स परचेज करते हैं, तो कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे आपका रिड्यूस हो सकता है। Cereals become less popular with the population of developing economies. Developed economies place an embargo on cereal imports to prevent diseases. Government tax cereal production in developed economies. Producer of cereal in developing economies are subsidized. बेटा यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की खराबी की बात हो रही है, और इंटरनेशनल ट्रेड की खराबी आपकी होती है प्रोटेक्शनिज्म से। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर एक प्रोटेक्शनिज्म का टर्म यूज होता है जो एम्बार्गो है, तो आंसर आपका क्या बनेगा इसका भी। A country imposes quota for on imported cars. What is the most likely outcome of this action? कहता है कि कंट्री ने कोटा लगा दिया इम्पोर्टेड कार्स पे, तो बेटा क्या होगा हमारे पास इससे, तो यहाँ पे जरा देखिएगा। A decrease in domestic output of cars, a decrease in the domestic price of cars, an increase in tax revenue of car import, an increase in total revenue of domestic car producers। बेटा जब कोटा लगेगा तो उससे आपकी इम्पोर्ट्स फॉल होंगी, और जब आपकी इम्पोर्ट्स फॉल होंगी तो लोग लोकल पे जाना स्टार्ट करेंगे, और जब लोकल पे जाना स्टार्ट करेंगे तो लोकल वालों का रेवेन्यू इंक्रीज होना आपके पास स्टार्ट होगा। सही है। An Argentina product initially sells in the US for $50 when the exchange rate between the two countries is 5 pesos to $1। कहता है कि अर्जेंटीना जो है वो यूएसए में सेल करती है $50 का, जहाँ पर रेट क्या चल रहा है 5 पैसो इज इक्वल टू $1। The exchange rate changes to 10 pesos to $1 and the price of product remains unchanged in Argentina. What will be the new price of the product in US? कहता है भाई, कहता है कि आपके पास जो है वो अब रेट चल रहा है 10 पेसोस पर डॉलर। तो बेटा आप यहाँ पे देख लो, आप ये देखो जरा, इस तरह लिखा हो पेसोस डॉलर, ठीक है, 10 पेसो $1, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, अच्छा 50 हो रहा है, 50 हो नहीं नहीं सॉरी गलत है। पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा आप यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो पैसो जो है, पैसो जो है वो आपका डेप्रिसिएट, आपके जो पेसोज हैं वो डेप्रिसिएट हो रहे हैं, यानी कि पहले 5 पैसों का $1 आता था ना, अब 10 पेसोस का $1 आ रहा है, यानी कि पेसोस की वैल्यू तकरीबन ही हाफ हो गई है। क्योंकि पहले आप इस तरह समझे, पहले आप 5 रुपए की जो है वो एक टॉफी लेते थे, अब आप 10 रुपया दे रहे हैं तो आपको एक टॉफी मिल रही है, यानी कि आपको डबल करने पड़ रहे हैं पैसे, आपको पैसे डबल करने पड़ रहे हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया ना, पैसों का मतलब है किस तरह हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अच्छा, तो अगर मैं डॉलर्स की बात करूं कि यूएस में वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, तो अगर पैसों की वैल्यू मतलब फॉल हुई है ट्वाइस अमाउंट से, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो बेटा इस बार यूएस को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। जब हम लोग यूएस को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि यार जब रेट हमारे पास 5 पेसोस टू $1 था, तब प्रोडक्ट यूएस में $50 की थी। आज 10 पेसोस टू $1 है, तो बेटा अब प्रोडक्ट यूएस में कितने की होगी, $25 की होगी। Which policy measure is most likely to reduce the current account deficit on the balance of payment of an economy? कहता है कि आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट किसके अंदर आपका फॉल होता है, और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी पॉलिसी है। डिक्रीज द लेवल ऑफ सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, बेटा इससे तो आपके एक्सपोर्ट फॉल होगी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, कहता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करेंगे तो उससे हमारी जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो बेटा इससे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, बेटा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, महंगा हो सकता है, एक्सपोर्ट्स गिर सकती है। रिमूव इम्पोर्ट टैरिफ, बेटा टैरिफ को रिमूव करेंगे तो आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और ज्यादा खराब हो जाएगा। 29 वापस से एक्सप्लेन करते हैं, बेटा वापस से सुनो। बेटा रेट देखो, पहले रेट क्या चल रहा है, रेट देखो रेट क्या चल रहा है, 5 पेसोस टू 1। एक सेकेंड यहाँ जरा, एक सेकेंड।
आए। इसको इस तरह समझ लो यार, इधर आओ। पहले इसका निकाल लो, इसका निकाल लो पहले। बेटा, पैसो टू डॉलर्स, ठीक है, 5 पैसोस टू $1। और आप कितने का बेच रहे हैं, $50 का बेचते हैं, तो कितने पैसोस का आपने माल बेचा? आपने माल बेचा है 250 पैसोस का। सही है, 250 पैसोस का माल आपने बेच दिया। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि अब एक्सचेंज रेट कितना हो गया है, 10 पैसोस हो गया है। और प्रोडक्ट की प्राइस अभी भी कितनी है, प्रोडक्ट की प्राइस अभी भी 250 पैसोस ही है। तो बेटा 250 पैसोस अभी भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है। सही है। अब 250 पैसोस को आप जरा इसमें कन्वर्ट कर लो, पैसोस टू डॉलर। वन 10 पैसो इज इक्वल टू $1। तो बेटा 250 पैसो कितने होंगे, तो 250 को सीधा सीधा आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी। समझ गए? चलो क्लास ऑफ करें।